नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले सुर्खियां। आज से ड्यूटी फ्री हुआ भारत से ब्रिटेन जाने वाला 99% सामान। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट से निर्यात, निवेश और रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। गैंगस्टर नीतीश कौशल एफबीआई के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल। कौशल पर अमेरिका में हत्या, अपहरण और ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने का आरोप। अमेरिका की खुली धमकी, डील नहीं हुई तो बर्बाद होंगे ईरान के पावर प्लांट। ईरान का पलटवार, अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों से जुड़े बाकी एनर्जी रूट भी होंगे बंद। सज धज कर तैयार हो गए भगवान जगन्नाथ। बहन सुभद्रा और बलभद्र के रथ। पुरी में कल से शुरू होने वाली यात्रा में जुटेंगे दुनिया भर से श्रद्धालु। और फीफा वर्ल्ड कप में फिर टूटा एम्बाप्पे का सपना। फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंचा स्पेन। आज देर रात दूसरे सेमीफाइनल में होगी अर्जेंटीना इंग्लैंड की भिड़ंत। तो आपको बता दें कि अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने जो है गैंगस्टर नीतीश कौशल को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। जी हां, इस बात की जानकारी एफबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। एक्स पर लिखते हुए कहा है कि एफबीआई नीतीश पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन में शामिल होने का आरोप है, जो कि हत्या, अपहरण, ड्रग्स तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रहा है। यह संगठन भारत के पंजाब राज्य में शुरू हुआ था और कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगहों पर काम करता है। तो अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने गैंगस्टर नीतीश कौशल को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। कई बड़े अपराध में शामिल है। ये अमेरिका में ड्रग्स तस्करी में भी शामिल रहा है। हत्या और अपहरण के आरोप भी उस पर लगे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच आज से सेटा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है और इस समझौते का मकसद जो है वो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश को बढ़ाना है और कारोबारी लागत को कम करना है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय कंपनियां अपना सामान ब्रिटेन में बिना किसी शुल्क के या फिर बहुत कम आयात शुल्क के बेच सकेंगी। क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, आपको बताते हैं। 99% भारतीय निर्यात ड्यूटी जो है फ्री हो जाएगी। व्यापार की बाधाएं कम होंगी। किसानों के लिए बड़ा निर्यात बाजार उपलब्ध होगा। एमएसएमई स्टार्टअप को नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ जो महिला उद्यमी हैं तो महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। व्यापार के नए अवसर, सशक्तिकरण के नए अवसर महिला उद्यमियों के लिए खुलते हुए नजर आएंगे। युवाओं के लिए रोजगार के मौके और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। ब्रिटिश कंपनियों को टेंडर का मौका मिलेगा और हरित ऊर्जा में निवेश और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, भारत का सबसे व्यापक व्यापार समझौता इसको माना जा रहा है। व्यापार और निवेश को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो सेटा की ये तमाम वो बड़ी बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, किस प्रकार व्यापार और निवेश को और ज्यादा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अब आपको सुनवाते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वो बयान जो कि उन्होंने 12 जुलाई को दिया था और बताया था कि भारत ब्रिटेन के बीच इस व्यापार समझौते से क्या कुछ फायदे भारत को होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील से ब्रिटेन में कार्यरत भारतीयों को काफी राहत मिलेगी। भारत से जो भी वस्तु
यूनाइटेड किंगडम जाएगी वो 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर वहाँ पे स्वागत होगी। हम सब के लिए नए अवसर, अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है। अब हमने एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी फाइनलाइज किया है, जिससे 5 साल तक जो भी भारतीय वहां पे सेवा करने जाएगा सर्विसेज सेक्टर में या जॉब करने, उनकी तनख्वाह का 25% जो पहले वहां की सरकार ले जाती थी, अब वो भारत में अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करेंगे। वो उन्हीं का पैसा होगा, उस पे उनको 8.25% ब्याज मिलता है, टैक्स फ्री, और साथ ही साथ उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री को। भारत और ब्रिटेन के बीच ये जो डील लागू हुई है उसका कवरेज एरिया क्या कुछ है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपको समझाते हैं आयात शुल्क में किस प्रकार से कटौती होगी, समाप्ति होगी, एक तरह से डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलता हुआ इससे नजर आएगा। साथ साथ जो सरकारी खरीद है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। हम जानते हैं कि स्टार्टअप हमारे देश में कितना महत्वपूर्ण है और कितने अधिक संख्या में स्टार्टअप्स इस समय भारत में हैं। स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। निवेश और बौद्धिक संपदा का जो है संरक्षण होता हुआ नजर आएगा। श्रम और पर्यावरण मानकों की बात की जाए या फिर सेवा क्षेत्र में आसान पहुंच की बात की जाए तो दोनों देशों के बाजार तक आसान पहुंच जो है वो सुनिश्चित होते हुए नजर आएगी। तो भारत यूके कवरेज एरिया हम आपको बता रहे हैं, आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा इसमें फायदा होता हुआ नजर आएगा। आयात शुल्क में कहीं ना कहीं कटौती होती हुई नजर आएगी और आप देखेंगे आने वाले समय में किस प्रकार से डिजिटल व्यापार बढ़ेगा, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देता ये नजर आएगा। सरकारी खरीद भी और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। तो किस प्रकार से एमएसएमईज को प्रोत्साहन मिलेगा, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे आने वाले समय में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या कुछ फायदे होंगे। 99% भारतीय निर्यात जो है ड्यूटी फ्री हो जाएगा। भारतीय उद्योगों में वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आने वाले समय में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं कम होती हुई नजर आएंगी। किसानों के लिए नए निर्यात बाजार उपलब्ध होंगे, नए निर्यात बाजार खुलते हुए नजर आएंगे। महिला उद्यमियों को नए अवसर मुहैया होते हुए नजर आएंगे। स्टार्टअप्स की बात की जाए, एमएसएमईज की बात की जाए तो इनको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो युवा हैं हमारे देश के, युवा पेशेवरों के लिए रोजगार के नए अवसर मुहैया होंगे। ब्रिटिश बाजार तक आसान पहुंच होगी और संवेदनशील उत्पाद समझौते से बाहर रखे गए हैं। तो कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, किस किस क्षेत्र में क्या कुछ फायदा होगा आने वाले समय में ये नजर आने लगेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के किन उद्योगों को क्या कुछ फायदा होगा ये भी बहुत जानना जरूरी है। रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल, फुटवेयर, कालीन उद्योग, प्रोसेस्ड फूड, अनाज, फल और सब्जियां, मसाले, मछली और समुद्री उत्पाद, मांस और प्रोसेस्ड फूड, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, इन तमाम सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा कि इन उद्योगों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मशीनरी की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, सिरेमिक और ग्लास, सीमेंट और स्टोन उत्पाद, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम वो उद्योग हैं जिनको फायदा आने वाले समय में इस समझौते से होता हुआ नजर आएगा। दो देशों के बीच व्यापार समझौते से ब्रिटेन को कई एक फायदे होने वाले हैं। 40,000 सरकारी हाई वैल्यू टेंडर में मौका मिलेगा, भारत के बड़े बाजार तक पहुंच मुहैया होगी और परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में अवसर उपलब्ध होंगे। तो हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश होगा। तो जहां भारत को फायदा होने वाला है वहीं ब्रिटेन को भी इस समझौते से कई महत्वपूर्ण फायदे होते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं भारत और मालदीव के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है और ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वार्ता जो है पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की है और कई मुद्दों पर व्यापक सहमति भी बनती नजर आई है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025-26 में $771 मिलियन से अधिक का था। वर्ष 2024-25 में ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। प्रस्तावित समझौते से बाजार पहुंच बढ़ाकर, निवेश को सुगम बनाकर, अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर और दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि लद्दाख की मशहूर खुबानियां अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि आज 5 मीट्रिक टन खुबानियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों को बेहतर दाम मिलने के साथ लद्दाख के खुबानियों को वैश्विक पहचान मिलेगी। हलबन खुबानी की पहली खेप को यूएई रवाना करने से पहले लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। के विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट्स की 5 मीट्रिक टन की पहली खेप यूएई भेजी जा रही है। ये पहल लद्दाख के यूनिक राष्ट्रीय एप्रिकॉट, जो दुनिया की सबसे मीठी और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक एप्रिकॉट है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और सशक्त पहचान दिलाएगी। इंटरनेशनल मार्केट्स तक सीधी पहुंच मिलने से किसानों को उनकी प्रोड्यूस का उचित और बेहतर मूल्य मिलेगा। इस उनकी आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। और भारत आज से 2 दिन के लिए हैदराबाद में ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस प्रमुख मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के अनुरूप आयोजित इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और श्रम बाजार का औपचारिकीकरण, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, रोजगार क्षमता एवं कौशल विकास में सहयोग और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग जैसे 4 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आइए अब खबरें देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई।
स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार मानी जा रही फ्रांस की टीम और उसके स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे इस मुकाबले में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। इस शानदार जीत के बाद AT&T स्टेडियम के बाहर स्पेनिश प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट। बहुत कम लोगों ने इस सेमीफाइनल के ऐसे एकतरफा होने की उम्मीद की थी। स्पेन ने पूरे मुकाबले में फ्रांस पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा और उसे वैसा समय और खुली जगह नहीं दी जिसका उसने पूरे टूर्नामेंट में फायदा उठाया था। स्पेन की आक्रामक अटैक, अनुशासित रक्षा पंक्ति और सटीक पासिंग के सामने किलियन एम्बाप्पे भी पूरी तरह बेअसर नजर आए और मुकाबला एकतरफा हो गया। स्पेन के लिए मिकेल ओयारजाबाल ने 22वें मिनट में पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल कर बढ़त को दोगुना कर दिया। स्पेन ने यह मुकाबला 2-0 से जीतकर 2010 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। स्पेन का एक्चुअली जो डिफेंस है, पूरा बार्सिलोना का जो कोर है, वो बार्सिलोना का जो बिल्डअप है, दैट हेल्प देम अ लॉट टू बिल्ड अप एंड देम स्कोर अ गोल एज वेल। So इसका जो बार्सिलोना का कोर है, that will help them also to go to the finals and as well as let's hope for a win as well. स्पेन की जीत के साथ ही AT&T स्टेडियम के बाहर स्पेनिश प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समर्थकों ने इस ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। अब स्पेन 16 साल बाद एक बार फिर विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। फाइनल में उसका सामना इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। स्पेन ने सेमीफाइनल में न सिर्फ एक बड़ी जीत दर्ज की है, बल्कि अपने इरादों का भी एक दमदार ऐलान कर दिया है। अब विश्व कप जीत से स्पेन सिर्फ एक कदम दूर है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज, आर्लिंगटन, टेक्सास। और स्पेन की फ्रांस पर 2-0 की शानदार जीत की कुछ खास बातें आपके सामने हैं जो इस जीत को देश के लिए और भी ज्यादा खास बना रही हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ है इस जीत की खास बातें। स्पेन की टीम 16 सालों के बाद फाइनल में पहुंची है। इस जीत में स्पेन का डिफेंस बेहद मजबूती के साथ दिखाई दिया है, जिसे फ्रांस की टीम भेद नहीं पाई। 2010 के बाद स्पेन दूसरी बार फाइनल में है। स्पेन की इस जीत के बाद एम्बाप्पे और फ्रांस का तीसरी बार विश्व कप जीतने का सपना भी टूट गया है। स्पेन की टीम को मिकेल ओयारजाबाल ने पेनल्टी पर बढ़त दिलाई, जबकि पेड्रो पोरो ने इस जीत पर मुहर लगाई। स्ट्राइकर मिकेल ओयारजाबाल का विश्व कप का 5वां गोल रहा और स्पेन का गेंद पर पोजीशन 51% रहा, जबकि फ्रांस का गेंद पर पोजीशन 49% रहा। मिकेल ओयारजाबाल ने फिर साबित किया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। 2022 के विश्व कप में नहीं खेल पाए थे ओयारजाबाल और स्पेनिश टीम विश्व कप जीत से अब सिर्फ एक जीत दूर है। स्पेन के खिलाफ अब तक सिर्फ एक ही गोल आया है। तो फाइनल में और स्पेनिश टीम विश्व कप जीत से बस एक जीत दूर है। और आपको बता दें कि किस प्रकार से स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। 16 साल बाद फाइनल में स्पेन आया है। स्पेन की शानदार जीत के बाद AT&T स्टेडियम के बाहर जश्न का माहौल दिखा। इस मुकाबले को देखने के लिए भारत से कई फुटबॉल प्रशंसक आर्लिंगटन पहुंचे थे। हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने मैच के बाद उनसे खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, कुछ इंडियन फैंस हैं जो स्पेन को भी सपोर्ट कर रहे थे, कुछ फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे। आप क्या कहना चाहोगे? कमाल का गेम देखने को मिला, लेकिन कहाँ चूक हो गई फ्रांस से? बहुत ज़्यादा अच्छा गेम था। स्पेन ने बहुत अच्छा ज़्यादा खेला, बट मैं फ्रांस का फ़ैन हूँ तो ऑफ कोर्स आज मुझे ऐसा लगा कि स्पेन का डिफेंड एंड अटैक मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट था, बहुत ही ज़्यादा दे आर डोमिनेटिंग द गेम। मैच देखने में आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। पहला मैच था आपका वर्ल्ड कप का। नहीं, फ्रांस हार गया, लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट है,
खेला अच्छा हुआ, खेलना बहुत मैं आप सोचना है या अच्छा गेम होना, अच्छा गेम। कुछ और फैंस भी हमारे साथ हैं। आपने भी फ्रांस की जर्सी पहनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई फ्रांस से? आई थिंक स्पेन का एक्चुअली डिफेंस ज़्यादा अच्छा था और फर्स्ट हाफ में स्पेन इतना अच्छा डिफेंस किया कि फ्रांस ज़्यादा पुश कर रहा था, तो आई फील कि वहाँ पे फ्रांस का थोड़ा चूक हो गया। आज पेनल्टी भी मिल गई, पेनल्टी तो मिली गई, वो तो अलग बात है, वो पेनल्टी मिलने के बाद ही थोड़ा उनका गेम थोड़ा अलग हो गया। लेकिन सब फ्रांस को फेवरेट कह रहे थे। हम तिकड़ी की बात कर रहे थे, ट्रायो की, कि हम डेम्बेले की बात करें, ओलिसे की बात करें, एम्बापे की बात करें, लेकिन ट्राई ज़रूर किया। एम्बापे ने 1-2 गोल ज़रूर हो सकते थे, लेकिन जो स्पेन ने खेल दिखाया उसकी शायद उम्मीद बहुत लोग नहीं कर रहे थे। स्पेन का एक्चुअली जो डिफेंस है, पूरा बार्सिलोना का जो कोर है, वो बार्सिलोना का जो बिल्डअप है, दैट हेल्प देम अ लॉट टू बिल्ड अप एंड देम स्कोर अ गोल एज वेल। सो इसका जो बार्सिलोना का कोर है, दैट will help them also to go to the finals and as well as let's hope for a win as well. चलिए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में अर्जेंटीना सामने हो या इंग्लैंड सामने हो, लेकिन स्पेन फाइनल जीतने जा रही है? For me, I am a hardcore Argentina fan, but for today, I am a Spain fan. But in the final, if Argentina goes, I am Argentina fan. ओके, चलिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैच आपने देखा, फ्रांस की जर्सी आपने भी पहनी है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि फ्रांस हारी, दुख हुआ? नहीं, फ्रांस हारे दुख तो हुआ ही है, बट स्पेन खेला बहुत अच्छा ही किया है। जो आदमी अनएक्सपेक्टेड था, उनका डिफेंडर बहुत अच्छा ही हुआ है, और जो अच्छा खेला वो जीता, यही मेरा। चलिए, आपकी टीम तो यहाँ पर जीत गई। फाइनल में अब कौन सी टीम आप चाहते हो, अर्जेंटीना या इंग्लैंड? फाइनल में इंग्लैंड। या इंग्लैंड मैं चाहती हूँ विनर होना चाहिए, थोड़ा नया विनर होना चाहिए। हाँ चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भारत से आए हैं फीफा वर्ल्ड कप का आनंद उठाने के लिए, और कुछ स्पेन के फैंस हैं, कुछ फ्रांस के फैंस हैं, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि स्पेन और अर्जेंटीना का फाइनल हो और उसमें स्पेन जीते। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, आर्लिंगटन, टेक्सास। और अब बात करते हैं एक ऐसे मुकाबले की जो कि फुटबॉल के फैंस के दिलों की धड़कनें अभी से तेज कर चुका है। जी हां, 24 साल बाद आज देर रात फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी और मुकाबले में सबकी नजरें लियोनेल मेसी और हैरी केन पर रहेंगी। मेसी इस वर्ल्ड कप में 8 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में दूसरे स्थान पर हैं, तो वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन अब तक 6 गोल कर चुके हैं। 60 साल का इंतजार या अर्जेंटीना की बादशाहत, सेमीफाइनल में भिड़ेंगे 2 महादिग्गज, मेसी बनाम बेलिंघम की जंग। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चूक भी विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ सकती है। दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल जगत की 2 सबसे बड़ी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ इंग्लैंड, जिसे 60 साल से खिताब का इंतजार है। इस मुकाबले में दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि विश्व कप फाइनल का सुनहरा टिकट होगा। यह मुकाबला सिर्फ 90 मिनट की लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, जुनून, सम्मान और विरासत की जंग है। 1986 विश्व कप में डिएगो माराडोना ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदों का भार युवा सुपरस्टार जूड बेलिंघम और कप्तान हैरी केन के कंधों पर है। दूसरे सेमीफाइनल में पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर होंगी। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में किलियन एम्बाप्पे के साथ उनकी रोमांचक दौड़ चल रही है। इस टूर्नामेंट में मेसी विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने शानदार करियर में मेसी ने कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया। ऐसे में पहली भिड़ंत सीधे विश्व कप के सेमीफाइनल में होना इस मुकाबले को और भी ऐतिहासिक बना देता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी इस बार बदली हुई और बेखौफ नजर आ रही है। युवा स्टार जूड बेलिंघम लगातार 2 नॉकआउट मुकाबलों में 2-2 गोल दागकर इतिहास रच चुके हैं। 1986 में माराडोना के बाद ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। कप्तान हैरी केन भी 6 गोल के साथ शानदार फॉर्म में हैं और किसी भी पल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।
दोनों टीमों ने इस विश्व कप में सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि जज्बे और मानसिक मजबूती से भी प्रभावित किया है। मुश्किल मुकाबलों से निकलकर सेमीफाइनल तक पहुंची दोनों टीमें अब आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। आंकड़े भी इस महामुकाबले की कहानी खुद बयां करते हैं। इंग्लैंड 2018 के बाद चौथी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है और 1966 के बाद पहली बार लगातार 4 विश्व कप मुकाबले जीता है। वहीं अर्जेंटीना पिछले 4 विश्व कप में तीसरी बार अंतिम 4 में पहुंचा है, जो उसकी निरंतरता और विश्व कप फुटबॉल में दबदबे का सबूत है। दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने सामने हुई है, जिसमें इंग्लैंड ने 6 में जीत हासिल की है। वहीं अर्जेंटीना सिर्फ 2 मैच अपने नाम कर पाई है, जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे हैं। बात अगर विश्व कप की करें तो प्रतियोगिता के 5 मैचों में 3 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी। अंतिम बार दोनों टीम 1998 विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आमने सामने हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला डेविड बेकहम के बहुचर्चित रेड कार्ड के लिए भी जाना जाता है। इतिहास, रोमांच और फाइनल का सपना, अर्जेंटीना और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने हैं और ये मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि फुटबॉल की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा। तो एक तरफ अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी हैं, तो दूसरी तरफ इंग्लिश कप्तान हैरी केन। इन दोनों के इस वर्ल्ड कप में अब तक के सफर पर गौर करें तो जहां मेसी ने अब तक 8 गोल किए हैं, तो वहीं हैरी केन के नाम अब तक 6 गोल आए हैं। उधर मेसी ने 2 असिस्ट भी किया है, जबकि केन ने 1 असिस्ट किया है। मेसी ने 608 मिनट मैदान पर बिताए हैं, जबकि वहीं हैरी केन ने 627 मिनट मैदान पर बिताए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि चलेगा जादू या आएगा तूफान। लियोनेल मेसी वर्सेस हैरी केन। लियोनेल मेसी 8 गोल, हैरी केन 6 गोल। और इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच की ये लड़ाई सिर्फ मेसी वर्सेस केन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनके प्ले मेकर्स इनके लिए अहम भूमिका निभाते हैं। बात गोलकीपर्स की करें तो यहां पर इंग्लैंड की ओर से जॉन पिकफोर्ड हैं, जिनके खिलाफ 6 मैच में 6 गोल आए हैं। तो वहीं अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज के खिलाफ भी 6 मैच में 6 गोल देखने को मिले हैं। और इस बीच गोल बचाने की बात की जाए तो यहां पर जॉन पिकफोर्ड ने 12 बचाव किए, जबकि मार्टिनेज के नाम 8 बचाव हैं। दोनों टीमों के डिफेंडर्स पर गौर किया जाए तो यहां इंग्लैंड की ओर से बड़ा नाम मार्क गेई का है, जो कि सटीक पास होने में माहिर हैं, जबकि वहीं अर्जेंटीना की ओर से क्रिस्टियन रोमेरो की दीवार है, जिनकी खूबी आक्रामक डिफेंस है। इंग्लैंड के मार्क गेई अपनी गति और सटीक पोजीशनिंग से विरोधी को मात देते हैं, तो वहीं रोमेरो टैकल करने में माहिर हैं। और चलिए अब आते हैं मिडफील्डर्स पर। यहां अर्जेंटीना के एंड्रू फर्नांडीज और इंग्लैंड के डैक्लन राइस के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। फर्नांडीज सटीक छोटे पास देने में माहिर हैं, तो डैक्लन राइस टैकल करने में अव्वल हैं। एंड्रू फर्नांडीज एरियल पास देने में माहिर हैं, तो डैक्लन राइस अपने गेम को डिफेंस से अटैक में बदलने के लिए जाने जाते हैं। अटैकिंग मिडफील्डर्स के तौर पर इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम का सामना अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा से हो सकता है। बेलिंगहम सटीक पासिंग के लिए जाने जाते हैं, तो अल्माडा दमदार लॉन्ग रेंज शॉट्स लगाते हैं। बेलिंगहम ड्रिबलिंग से विरोधी को चौंकाते हैं, तो अल्माडा कम स्पेस से गेंद निकालने में माहिर हैं। बेलिंगहम बड़े मैचों के नायक हैं या फिर निर्णायक साबित होते हैं, जबकि अल्माडा असिस्ट करने में अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो गौरव कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फीफा विश्व कप से जुड़े इन तमाम अपडेट्स को लेकर। उनसे बात करते हैं। गौरव, 16 साल के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है स्पेन। यामाल का गेम कुछ काम आया क्या?
देखिए, अगर पूरी स्पेनिश टीम को अगर देखें तो एक जॉइंट होकर के ये टीम जो है वो अपने किसी भी कैंपेन में उतरती है, और उसी का शानदार उदाहरण जो था वो हमें मुकाबले में देखने को मिला जब स्पेन ने फ्रांस को बाहर किया। क्योंकि स्पेन का जो डिफेंस है, उनकी जो पासिंग की क्षमता है, उनकी जो पोजीशन गेंद पर नियंत्रण पाने की जो क्षमता है, उसका अद्भुत एग्जाम्पल जो था उन्होंने कल सेट किया। और जिस तरह से उन्होंने फ्रांस को जो है वो कहना चाहिए कि पूरी तरह से दूर रखा, क्योंकि उनके पास जब कहना चाहिए जो बॉल का पोजीशन था वो पाने के लिए उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और जब आपके पास बॉल का पोजीशन नहीं है तो आपके लिए गोल करना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि स्पेन जो है वो एक टीम के तौर पे बहुत शानदार एक मूव के तौर पे सामने आई। जहाँ तक आपने जमाल की बात की तो ये एक युवा खिलाड़ी है और लगातार इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनके नाम एक गोल है, और अब हालांकि असिस्ट जो है वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो टीम के साथ रहते हैं, जिस तरह से साथ में एक प्ले मेकर की जो भूमिका है उसको निभाते हैं, उन सबको देखते हुए कह सकते हैं कि टीम जो है वो यमाल पे ही सिर्फ निर्भर नहीं है, बल्कि टीम के और भी जो खिलाड़ी हैं वो भी लगातार जो है वो कमाल कर रहे हैं और लगातार स्पेनिश टीम की जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से फ्रांस के साथ क्या ऐसा हुआ गौरव कि कल एम्बापे अपनी लय में नहीं नज़र आ रहे थे, एम्बापे के मौके भी जो है गोल में बदलते हुए नज़र नहीं आए, तो ऐसी लय कैसे बदल गई? देखिए, अब अगर बात करें एम्बापे की तो सिर्फ एम्बापे नहीं बल्कि वहाँ पे उस्मान डेम्बले भी हैं, वहाँ पर आपके लुइस डिग्ने भी हैं, कई आक्रामक खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और डिफेंस में जिस तरह से मैंने बात की कि डिग्ने जो है उनकी एक अहम भूमिका रही है। तो अगर स्पेन और फ्रांस के मुकाबले को देखें तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस की टीम थी उसके खिलाफ एक बहुत कारगर रणनीति होती है कि जब कोई विरोधी टीम हो, अगर वो विरोधी टीम फ्रांस के खिलाफ पहला गोल करने में कामयाब होती है, उनके डिफेंस को भेदने में कामयाब होती है, तो ये एक कमज़ोरी जो है वो कहीं ना कहीं फ्रांस की हमेशा रही है कि फ्रांस जो है वो बैकफुट पे आता हुआ नज़र आता है। और जब उनके डिफेंस को को पहले झटका मिल जाता है या फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं गोल देखने को मिल जाता है, तो वो जो एक जो नींव हिलती है उससे कहीं ना कहीं फ्रांस की टीम जो है वो पूरी तरह से एक उभर पाने में खुद को सफल नहीं पाती है। तो टीम का जो डिफेंस था वो भी कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग मोड में था, लगातार टेस्टिंग मोड में था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि ग्रुप स्टेजेस में तो आपको एक इजी ग्रुप मिला था, वहाँ से आप निकल करके आ गए थे, लेकिन जब भी आपका सामना पैराग्वे जैसी टीम से जब हुआ था तब भी हमने देखा था कि फ्रांस को जो है वो काफ़ी मुश्किलातों के बाद ही जो है जीत जो है हासिल हुई थी। तो ऐसे में लगातार उनका जो डिफेंस था उसकी टेस्टिंग हो रही थी, और फिर जब आपके सामने स्पेन जैसी टीम है जिनके पास बेहतर एक डिफेंस लाइनअप भी है, बेहतर अटैकिंग लाइनअप भी है, और उनके जो मिडफील्डर्स हैं वो भी लगातार जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जब एक सॉलिड एक पूरी तरह से कहना चाहिए कि जो कंप्लीट पैकेज वाली टीम जो थी वो जब आपके सामने थी, तो आपकी जो डेप्थ थी उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी हमें देखने को मिली। और ख़ासतौर से विलियम सलावी जो कि फ्रांस के जो आपके मिडफील्डर हैं वो भी जो है इस मौके पर नहीं थे टीम के साथ, तो ये जो कमियां देखने को मिली वो कहीं ना कहीं फ्रांस को भारी पड़ी। जी बिल्कुल। और अब स्पेन तो पहुंच गया फाइनल में, लेकिन अब दूसरे सेमीफाइनल से पहले दिल की धड़कनें तेज हैं। आखिर 24 साल बाद वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का आमना सामना होने वाला है। देखिए, एक बड़ा मुकाबला है, और ये मुकाबला जो है वो इतिहास के पन्नों से उठा करके देखें तो काफ़ी सारी बातें जो हैं वो इस मुकाबले से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब जब मौजूदा समय में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों टीमें, चाहे अर्जेंटीना की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, अर्जेंटीना जो है वो अब तक अजेय रही है। टीम का जो कैंपेन चला है वो लगातार अपने मैच जो है उन्होंने जीते हैं, और यहाँ पर अभी तक उनको कोई भी जो मुकाबला है वो गंवाना नहीं पड़ा है। लेकिन फिर अगर नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस को अगर देखा जाए तो चाहे उनका मिस्र के खिलाफ उठा करके मैच को देखें या इसके बाद के या केप वर्डे के खिलाफ जो मैच हुआ था उसको उठा करके देखें, तो अर्जेंटीना के लिए थोड़ी दिक्कत ये रही है कि उनका जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग मोड में रहा है, और इनका जो खेल है वो पूरी तरह से एक कहना चाहिए कि मेसी सेंट्रिक रहा है, यानी मेसी जो
हैं वो कहीं ना कहीं एक पूरे खेल को बनाते हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं वो साथ में ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा दारोमदार होगा वो मेसी के कंधों पर होगा कि वो यहाँ से टीम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक थी या उसके बाद जिस तरह से मेसी लगातार हर मैच में जो है उन्होंने गोल किया है, तो मेसी पे काफ़ी कुछ निर्भरता रहती है। लेकिन फिर भी जो बाकी खिलाड़ी हैं, खासतौर से लिसांड्रो मार्टिनेज और अर्जेंटीना के जो गोलकीपर हैं एमिलियानो मार्टिनेज, ये थियागो अल्माडा जो कि एक मिडफील्डर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रंग में ये दिख रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टीम जो है वो एक संदेश भी कहीं ना कहीं देना चाहती है कि वो सिर्फ पूरा का पूरा भार जो है वो मेसी पर नहीं है, बल्कि टीम जो है इस पूरे भार को अच्छे से टीम ने डिवाइड किया है और हर खिलाड़ी जो है वो अपनी भूमिका को समझ रहा है। तो ये तो अर्जेंटीना की बात हो गई, लेकिन अगर इसके उलट अगर इंग्लैंड टीम की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम जो है वो हैरी केन है, लेकिन हैरी केन को जो सपोर्ट देने के लिए जो साथ में खिलाड़ी हैं वो जूड बेलिंगम है, बुकायो साका है और एंथोनी गॉर्डन है। ये जो है अगर ये तीन नाम जो मैंने आपको साथ में गिनाए और जो हैरी केन है, अगर ये अपने दिन पे अगर ये बेहतर तरीके से अटैक को हैंडल करते हैं और आगे ले जाते हैं तो यकीनी तौर पर अनुभव के लिहाज से और टीम की जो डेप्थ है उसके लिहाज से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी दिखेगा। लेकिन गौरव, पिछले मैच में मेसी जो है गोल करने से चूक गए, तो क्या आज उनकी कोई नई स्ट्रैटेजी होगी इंग्लैंड के खिलाफ? देखिए ये 8 गोल कर चुके हैं ऑलरेडी। मेसी गोल करने से जरूर चुके हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे असिस्ट किया। तो ये एक बड़े खिलाड़ी की हमेशा एक पहचान होती है कि वो भले ही अगर खुद गोल करके अगर गोल नहीं कर पाए, तो लेकिन टीम के लिए वो कितने काम आ रहे हैं, टीम के लिए क्या वो मौके को जो बना रहे हैं उसको गोल में तब्दील कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मेसी जो है वो एक मेन रोल में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जो टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं, खासतौर से लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने मैचेस में शानदार तरीके से न केवल गोल किए हैं बल्कि असिस्ट भी किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। और फिर आपकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है कहीं ना कहीं गोलकीपर्स पे आकर के टिकती है। तो दोनों टीमों के अगर गोलकीपर्स को उठा करके देखें, चाहे इंग्लैंड के जॉन पिकफोर्ड की बात करें या फिर अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज की बात करें, ये वो गोलकीपर्स हैं कि जिन्हें शायद बहुत बेहतरीन बचाव ये उस तरह से ना भी करते हो, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि किस मौके पे कहाँ पर किस जगह पे खुद को रखना है। जब सामने वाली टीम अटैक कर रही है तो अपनी पोजीशन को किस तरह से संभालना है और एक अंदाज़ा किस तरह से लगाना है कि गेंद की दिशा क्या होगी, इसका बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों ही गोलकीपर्स जो है अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। तो कुल मिलाकर कर अगर देखा जाए, एक निचोड़ निकाला जाए, तो यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला जो है वो कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों टीमों के जो परफॉर्मेंस को, पिछले परफॉर्मेंस को अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मैं मानता हूं कि जो एज है, चाहे खिलाड़ियों के नाते चाहे परफॉर्मेंस के नाते, थोड़ा एज जो है वो जाता हुआ दिखता है इंग्लैंड की ओर, क्योंकि अर्जेंटीना को अपने नॉकआउट में जो मुकाबले थे वो जीतने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी और हमने देखा कि एक्स्ट्रा टाइम तक वो मुकाबले जो है वो खींचे गए। बिल्कुल खींचे गए। तो आपको क्या लग रहा है गौरव कि फाइनल मुकाबला किसके बीच होने जा रहा है? देखिए इस बात का अंदाजा तो खैर आज देर रात के बाद मालूम चल जाएगा कि किसके बीच ये फाइनल मुकाबला होगा, लेकिन हाँ अभी कागजों पे दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस भी दिख रही हैं और अगर सही तरीके से जो अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगा, अपनी रणनीति पर सही तरीके से खरा उतरेगा और एक टीम गेम के तौर पे खुद को सामने रखेगा, किसी एक खिलाड़ी के नाम पर नहीं बल्कि टीम गेम के तौर पर खुद को अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और एक अच्छा तालमेल, जो पासिंग पोजीशन होती है या फिर आपको लॉन्ग पासेस देने होते हैं, एरियल पासेस देने होते हैं या फिर आपको अपने छोटे छोटे पास के बल पे आगे बढ़ना होता है, अगर ये जो तमाम बातें होती हैं, जो भी टीम जो है वो इन बातों को अपने खेल में सही तरीके से उतारने में अगर कारगर होती है तो जाहिर तौर पर उसके लिए फाइनल का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ। तो बिल्कुल फीफा का जो ये फीवर है ये लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। बहुत धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और फिलहाल फीफा से जुड़ी खबरों में इतना है।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट से अलग होकर शिवसेना के साथ आए 6 सांसदों ने देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और साथ साथ इस बात की भी चर्चा है कि एनसीपी पवार गुट से बीजेपी नेताओं की बातचीत चल रही है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। एनडीए की ताकत में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तृणमूल से अलग एनसीपी-आई से 20 सांसद जुड़ गए थे और एनडीए को समर्थन का ऐलान किया था। डीएमके भी तमिलनाडु की सत्ता से बाहर होने के बाद से इंडी गठबंधन से अलग बैठने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख चुकी है। तो एनसीपी पवार गुट से बीजेपी की बातचीत जो है ये तेज हो रही है। कहीं ना कहीं मानसून सत्र से पहले एनडीए का कुनबा और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामले में अदालत से 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को जिला कारागार से आज पुलिस लाइन लाया गया। यहां दोनों से गहन पूछताछ होगी। पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपियों को उन स्थानों पर भी ले जाएगी जहां पर कथित तौर पर चढ़ावे की रकम का बंटवारा किया जाता था। आरोपियों की निशानदेही पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जाएगी। और पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भगवान का रथ सज धज कर तैयार है। कल से शुरू होने वाली इस पावन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। आज भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीघोष, भगवान बलभद्र के रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ दर्प दलन को रथ कला से श्री मंदिर के सामने लाया जा रहा है। श्री मंदिर में सभी निर्धारित अनुष्ठान पूरे होने के बाद आज्ञा माला विजय की परंपरा निभाई जाएगी और इसके बाद तीनों पवित्र रथों को गुंडीचा यात्रा के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थापित किया जाएगा। प्रशासन ने भी यात्रा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,508 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज की घोषणा केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है और इस बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और श्रम क्षेत्रों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 19 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की गई। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास, वन मंजूरी और विभागों के बीच तालमेल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने काम में तेजी लाने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। मंत्री ने खेती को मजबूती देने के लिए कई कदमों की भी घोषणा की है, जैसे कि फसल विविधीकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार करने की योजना है और प्राकृतिक खेती, डिजिटल एग्रीटेक और पोषण बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को तेजी देंगे। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर लगातार तनाव और विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद रखा जाएगा। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार
IRGC ने कहा है कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दूसरे इलाके के तेल एक्सपोर्ट रूट भी टारगेट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए भी नहीं होगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है तो जवाबी ऑपरेशन जारी रहेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान फिर से बातचीत शुरू नहीं करता है तो अगले हफ्ते से उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारी टैक्स लगाने की अपनी धमकी से पीछे हट गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बातचीत के आधार पर टोल शुल्क के बजाय अब खाड़ी देशों के बड़े निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, डील नहीं हुई तो ईरान पर हमले और तेज होंगे। और ताजा हालातों के बीच कुवैत का कहना है कि नेवी के जहाज पर ईरान के हमले में क्रू के 4 लोग घायल हो गए हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले से अटैक किया, जिसमें कुवैत की नेवी के एक जहाज पर हमला हुआ, जिसमें क्रू के 4 लोग घायल हो गए। वहीं मंगलवार को ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल से अटैक किया। हालांकि बहरीन ने उन हमलों को आसमान में ही नष्ट करने का दावा किया है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग के तहत एक अहम प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को लंबे समय तक यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है, जिसने भारत को परमाणु ईंधन की स्थिर आपूर्ति मिल सकेगी। और ऐसे में ये जो समझौता है भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को हासिल करना है और इस सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की पूरी संभावना है। फिलहाल भारत 7 साइटों पर 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है, जबकि कई नए रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। सरकार छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और थोरियम आधारित परमाणु तकनीक पर भी काम कर रही है और ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया की ये साझेदारी आने वाले वर्षों में भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा को एक नई दिशा दे सकती है। और देश की अर्थव्यवस्था में सर्विसेज क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। होटल, रेस्टोरेंट्स, बैंक, बीमा, IT, टेलीकॉम और परिवहन जैसी सेवाएं करोड़ों लोगों के रोजगार और कारोबार से जुड़ी हुई हैं। अब इन क्षेत्रों की रफ्तार को हर महीने मापने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक यानी कि ISP जारी किया है। क्या है इसका महत्व और अप्रैल के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, आपको दिखाते हैं DD न्यूज संवाददाता दीपक सिंह रावत की ये रिपोर्ट। अगर आप होटल में ठहरते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बैंक जाते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी देश के सर्विसेज क्षेत्र का हिस्सा हैं। यही सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब सरकार हर महीने बताएगी कि इन सेवाओं में कामकाज कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। इसके लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक यानी ISP जारी किया है। फिलहाल इसमें 19 सेवा उपक्षेत्र शामिल किए गए हैं जो औपचारिक सेवा क्षेत्र के करीब 60% हिस्से को कवर करते हैं। Monthly measure of services is therefore a real achievement. And therefore, the colleagues in Ministry of Statistics and Program Implementation deserve a special round of applause for making this happen. What has made it possible is something that was never designed for statistician at all. Every month, lakhs of enterprises file returns on their sales under the goods and services tax. Those returns aggregated and classified and adjusted for prices can tell us how much the formal services economy actually produced. अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं में सबसे अधिक 37.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद खुदरा व्यापार में 30.8%, प्रशासनिक एवं सहायता सेवाओं में 28.7% और रियल एस्टेट क्षेत्र में 27.7% की वृद्धि रही। वहीं दूरसंचार में 22.8%, सड़क परिवहन में 18.5%, बीमा में 15.6%,
IT सेवाओं में 15.2% और बैंकिंग क्षेत्र में 12.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि सभी क्षेत्रों की तस्वीर एक जैसी नहीं रही। हवाई परिवहन में 13.9% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश सेवा क्षेत्रों में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि देश की सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। We realize that if we take a differentiated approach, then it is possible to come out with a working ISP. So we looked at some sectors where GST works, then we looked at some sectors where the administrative data source is very strong. So we were very clear that we will have a differentiated approach and we'll create a trial index, and we'll also were very clear that sectors where we are not getting adequate data coverage today, we will exclude. We'll have a phased approach and we'll bring them in as the data collection, the data systems improve. फिलहाल इसे ट्रायल सीरीज के रूप में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को और बेहतर बनाना तथा विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करना है। मंत्रालय हर महीने की 29 तारीख को इस सूचकांक के आंकड़े जारी करेगा। भविष्य में अधिक सेवा क्षेत्रों को शामिल करने के बाद समग्र सेवा उत्पादन सूचकांक भी जारी किया जाएगा। इससे सरकार को नीतियां बनाने, उद्योग जगत को कारोबारी रुझान समझने और अर्थव्यवस्था की दिशा का आकलन करने में मदद मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए दीपक सिंह रावत की रिपोर्ट। और शहरों की भागदौड़ से दूर अब लोग जो हैं वो गांवों की सादगी और प्रकृति के करीब समय बिताना पसंद कर रहे हैं। और इसी बदलते पसंद के साथ एग्रो टूरिज्म यानी कि कृषि पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये न केवल पर्यटकों को खेती और ग्रामीण जीवन का अनुभव देता है, बल्कि किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत भी बन रहा है। देखिए हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। हरी भरी फसलें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में काम करने का अनुभव और पारंपरिक भोजन का स्वाद, यही है एग्रो टूरिज्म, जहां पर्यटक कुछ समय के लिए ग्रामीण जीवन का हिस्सा बनते हैं। यहाँ वे खेती की विभिन्न गतिविधियों को नजदीक से देखते हैं और प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एग्रो टूरिज्म से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक भोजन, लोक कला और ग्रामीण संस्कृति को भी नई पहचान मिल रही है। आज की डेट में जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो किस चीज़ के लिए त्रस्त हैं? स्वच्छ खाना, अच्छी ठंडी हवा, हरियाली, ऐसी चीज़ों के लिए वो अपने शहर के आसपास के जो गांव हैं उसमें पर्यटन के लिए ज़रूर आना चाहेंगे, और इसी को हम एग्रो टूरिज्म कहते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन है जहाँ पे शहर के आसपास लोग आ सकते हैं, तो आपको अपनी खेती के आगे आगे एग्रो टूरिज्म जोड़ना चाहिए। मतलब या तो आपने 1-2 कमरे डाल दिए जहाँ वो लोग आके रात को रह लिए, या आपने एक ढाबा खोल दिया जहाँ लोग आके खाना खा रहे हैं। इस तरह से आप काफ़ी सारे और किसान लोग इनकम जोड़ सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन और कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भी कई स्तरों पर प्रयास कर रही हैं। हर सरकार, हर प्रदेश की सरकार ने कोई ना कोई इस पे पॉलिसी ज़रूर निकाली हुई है, जहाँ पे वो फार्मर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ वो अलग अलग और इनकम के, आमदनी के और सोर्सेज जोड़े अपने खेती में। पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत ग्रामीण और थीम आधारित पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांव की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकारें भी एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र ने एग्रो टूरिज्म नीति लागू कर इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। केरल में कृषि और ग्रामीण पर्यटन को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी कृषि आधारित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बेहतर आधारभूत सुविधाएं, प्रशिक्षण, डिजिटल प्रचार और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो एग्रो टूरिज्म किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है और खेती और पर्यटन का ये संगम आने वाले समय में ग्रामीण भारत की नई पहचान बन सकता है।
शमीम अख्तर, DD न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।